हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसा बीत रहा है आप लोगों का लॉकडाउन। हर रोज़ एक हमारे नए गेस्ट के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो, और वो बताते हैं कि किस तरीके से इस लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऊपर, और किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे एज अ आर्टिस्ट। तो जो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है संदीप श्रीधर। ये FTII जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पास आउट हैं, और इन्होंने कई सारे शॉर्ट फिल्म किए हैं, और हाल फिलहाल में अभी इनकी एक करंट वेब सीरीज़ आई है जिसमें ये भी है, और वो मैंने देखी है और बहुत ही कमाल की है, आपको भी देखना चाहिए। इस वेब सीरीज़ का नाम है शी। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़रूर बताएं कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। कमलजीत हैं और दीपांशी हैं। कैसा बीत रहा है दीपांशी आपका क्वारंटाइन, और क्या स्पेशल कर रहे हैं? हम्म। तो बस कुछ ही देर में हमारे बीच में संदीप श्रीधर यहाँ पे ऐड होंगे, और हम जान पाएंगे कि हमें किस तरीके से वो FTII से भी पास आउट है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं FTII जाने के लिए, फिल्म इंस्टीट्यूशन जाने के लिए, कि किस तरीके से जा सकते हैं, तो उनसे ज़रूर ये सवाल पूछिए और जाइए। मे बी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, और फिर से वैसे ही इंदौर की गलियां चहल पहल हो जाएंगी इंदौर की गलियों में, और वैसे ही बाइक का दौड़ना, और हर गली चौराहे चौखट, चौखट ज़्यादा हो गया, लेकिन इंदौर का जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है फूड, तो फिर से वैसे ही भीड़ आ जाएगी इंदौर में छप्पन पर और शराफा पे। संदीप भैया यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ और फिर हम बात करेंगे आगे की। ओ हेलो भैया। हेलो हेलो। कैसे हो? कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। दिख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, सही। आप प्रॉपर दिख रहे हैं मुझे। ओके। कैसे हाँ, हो? बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं आप? कैसा बीत रहा है आपका लॉकडाउन? हम्म। अभी अभी आवाज आ क्लियर रही है। है? आवाज कम आ रही है आपकी, लेकिन आप प्रॉपर दिख रहे हैं मुझे। अच्छा। हाँ, मुझे आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है, अच्छी से आवाज। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। हाँ, अभी अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो मतलब मुझे हेडफोन निकालना पड़ेगा। बिना हेडफोन की आवाज आ रही, राइट? आवाज आ रही है अभी भी। हाँ। ठीक है, ओके। लेकिन हेडफोन पे क्यों नहीं आ रही आवाज? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ईयरफोन पे आवाज आनी चाहिए। एक बार और ट्राई कर सकते हैं, प्रॉपर आवाज है। हेलो। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी, आप माइक को पास रख सकते हैं ऐसा, ये ट्राई कर सकते हैं। सॉरी टू से यू, बट अभी भी आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि ईयरफोन हटा देना चाहिए आपको, या या फिर कोई कुछ।
चलो ये दिस इज फाइन राइट, मुझे बस हाँ थोड़ा हाँ अभी क्लोज हाँ। बैठना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, जरूरत नहीं है माइक हेडफोन की। तो कैसा बीत रहा है आपका ये लॉकडाउन, ये क्वारंटाइन डेज? और अभी कितना 60 दिन हो गया है, 60 दिन। और मेरे ख्याल से काफी अप होता है, कभी डाउन हो जाता है, कुछ कुछ चीजें करते रहते हैं। और हम्म। हमारे पास फ्रीलांसर है हम लोग, तो कुछ ना कुछ करने की रहती है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते रहे। तो काम के सिलसिले में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं, कविता पढ़ते हैं, कविताएं कुछ जो हम्म। भी पढ़ना है, जो पुराने बहुत पुरानी चीजें लिखी हुई है उसको वो दोबारा हाँ। से रिविजिट करने का मौका मिल रहा है। तो बस हम्म। यही चीज चल रही है, दोस्तों से हो रही है। और मतलब ऐसे दोस्तों से हो रही है जिनसे कभी बात नहीं हुई, वैसे लोगों से ज्यादा बात हो रही है। तो बस यही है। भैया, एज अ एक्टर, जैसे आप एक्टिंग करते हैं, तो एज अ एक्टर अभी हम्म। आपको क्या लगा कि इस लॉकडाउन में मुझे कर लेना चाहिए, कि कभी मिस हो गया था, या फिर आप किस प्रकार से एज अ एक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, कि जब लॉकडाउन यार हटेगा तो मैं मुझे ये नहीं करना पड़ेगा? हाँ, हमेशा से मेरी एक फिलोसफी ये रही है कि जो एक्टिंग का जो क्राफ्ट होता है वो बहुत टेक्निकल होता है, वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली आपको किसी ना किसी के की जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है, अपने दोस्तों की जरूरत होती है। उसके अलावा एक्टिंग सीखने या एक्टिंग की प्रैक्टिस करने से ज्यादा अच्छा है आप दूसरी चीजों करो। आप पढ़ो, कुछ चीज पढ़ लो, कुछ अच्छा चीज देख लो। तो मेरे ख्याल से हम्म। वो ज्यादा एक्टिंग में आपको कैसे बेनिफिट करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो हम्म। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। ऐसे लोगों से बात करो, कुछ ऐसे इंटरव्यूज देख लो जो एक्टर्स के हैं, उनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ लो। तो वो हम्म। सारी चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता है। आईने के सामने एक्टिंग करने वाली फिलोसफी मेरे पास तो नहीं है हम्म। कि प्रेशर मेयर प्रेशर में अगर आप कोई सीन उठा या मोनोलॉग उठा के सिर्फ प्रेशर के बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो वो बहुत अजीब हो जाएगा इस समय, क्योंकि ऑलरेडी हम्म। हमको बाहर की एनर्जी मिल नहीं रही है, सब है जो अंदर की एनर्जी है। हम्म। तो वो बहुत अजीब लगता है। लेकिन अगर आप उस मोनोलॉग के बारे में अगर स्टडी कर सकते हो, आप एज एन एक्टर यू कैन स्टडी एज मच एज पॉसिबल, किसी हाँ। प्ले के बारे में स्टडी कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। अदरवाइज जितना रिलैक्स रहो, जितनी शांति अपने आप में ढूंढो, उतना ज्यादा अच्छा है इस समय तो। हम्म। क्योंकि जैसा आपने बोला कि आईने के सामने रहकर प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है, और ये वो करना भी नहीं चाहिए। ये ये आपने बोला है, करना नहीं चाहिए या फिर ऐसा कुछ? अच्छी बात सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आईने के सामने जैसा रहकर और सामने बैठकर एक्टिंग नहीं करना चाहिए, या फिर तो एक एक बार मैं पढ़ रहा था, ममूटी जो है एक्टर हैं, तो उन्होंने लगभग हाँ। 500 से 600 उपन्यास पढ़े हैं, जो नॉवेल है, और वो आईने के सामने अच्छा। बैठकर ही पढ़ते थे हमेशा। और वो कैरेक्टर कैसा होगा उसके हिसाब से वो उसका कैरेक्टराइजेशन करते थे, और उसी तरीके से एक्ट करते थे। तो ये भी कई लोगों ने किया है ऐसा। लगता है, लेकिन उनका इन जो उद्देश्य है वो पढ़ना है। ये बहुत हाँ। नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? मेरी तरफ से हो रहा है कि आपकी तरफ से हो रहा है, पता तो नहीं। ये क्लियर तो मुझे समझ में आ रहा है, आप मुझे क्लियर दिख रहे हैं। हाँ, मुझे तो पूरा क्लैरिटी है। हाँ, फिर बीच कोई बीच में दिक्कत आवाज जा रही है। नहीं। आवाज इसलिए जा रही हाँ। होगी क्योंकि ईयरफोन नहीं है, और ये थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही। अभी डन डन, क्लियर। हाँ बोल। हाँ तो वो जो चीज मैं कह रहा था कि शायद उनका मेन उद्देश्य पढ़ने में है, जो आप पढ़ रहे हैं, ना कि हम्म। आप कह रहे थे 400 से 500 उपन्यास पढ़ डाले उन्होंने। तो वो हाँ। इंटेंशन उनका कहीं और, मतलब वो पढ़ने में ज्यादा रुचि रखते हैं और पढ़ने में
वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक्टिंग की प्रैक्टिस कहीं और से ही होती है, तो शायद वो पढ़ने में उसको उसके अंदर उपन्यास में कुछ ढूंढने में वो इंटेंशन ज्यादा है। आईने के सामने का मेरे मतलब ये है कि हम लोग खुद को जज करने लगते हैं, है ना। एक्टिंग बिल्कुल, शायद तभी होती है अपने आप को जज करना बंद कर दे। तो ये तो वो सही। मेरा हाँ, अपने अपने आप में आपका खुद का एक रिफ्लेक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस कर सकता है। मतलब ऐसी हम्म। बहुत सारी छोटी छोटी रहती है जो जो हमें बुरी लगती है, जब हम अपने आप को हम्म। देखते हैं आईने में, शायद हमें बुरी लगती हो, लेकिन वो आपकी खुद की है, ऑर्गेनिक है। तो हम हम्म। लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं व्हेन व्हेन वी आर लाइक फेसिंग अ मिरर। मतलब वो तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था मैंने कि मिरर पे के सामने अकेले एक्टिंग करना पाप है मेरे लिए। आपको किसी के साथ रहना तो डेफिनेटली उसको जितना सीन वर्क कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अकेले रहकर एक्टिंग करना इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। हम्म। अच्छा, जैसा आपने बोला कि अभी एक एक्टर को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, तो एज अ एक्टर जैसे हमें क्या देखना चाहिए और किस वे में देखना चाहिए, इसका भी एक कोई प्रोसेस होता है क्या? वैसे तो कोई थंब रूल नहीं है। मतलब अगर आप हाँ। एक्टिंग को कोई थंब रूल से बना दिए जाए कि ऐसे ही करना चाहिए, यही सारी चीजें पढ़नी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो तो गलत ही होगा। जहां से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ वो काफी हाँ। सिनेमा से हुआ है। तो मैं पढ़ने से ज्यादा अच्छा सिनेमा देखना पसंद करता हूँ। हम्म, हम्म। वो सिनेमा ना, क्लासिक सिनेमा लाइक पेलिनी के फिल्म्स। तो नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है। आप मुझे क्लियर दिख रहे हैं। हेलो। हेलो, आप मुझे क्लियर दिख रहे हैं। मुझे भी बीच बीच में जा रहा है नेटवर्क। बीच बीच में तो जब ऐसा नेटवर्क का लगे इशू तो उस समय आप होल्ड कर सकते हैं। ओके। हाँ तो हाँ। यार मेरे ख्याल से तो पढ़ना तो जरूरी कह सकते हैं, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की नहीं पढ़ेगा। मतलब जहाँ पे इच्छा हो वो करे। जहां से हम्म। मैं जिस स्कूल से आ रहा हूँ, हम लोगों ने एक्टिंग एक्टिंग कभी सीखी नहीं है। एफटीआई में भी कभी एज एन एक्टर जो क्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है एक्टिंग के क्राफ्ट की, वो एक्टिंग के थ्रू होते हुए नहीं जाती है, वो सिनेमा के थ्रू होते जाती है। तो हम लोगों हम्म। को इनिशियली अच्छी डायरेक्शन, हाउ डायरेक्ट, हाउ टू राइट, कैमरा कैसे होता है, उसका बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग, आर्ट डायरेक्शन, तो वहां से हम लोग आते हैं। तो अगर हम्म। आपको फिल्म एक्टिंग की बात करनी चाहे तो मुझे ऐसा लगता है इन सारे पहलुओं को आप जितना ज्यादा अच्छे से समझ लो वो ज्यादा हम्म। बेहतर हो सकता है। तो आप और वो जितना पढ़ना है, क्या देखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल हम्म। डिपेंड आप पे करता है। तो आपको जो बस देखिए, जब देखते जाइए और पढ़ते जाइए बिना कुछ एनालाइज किए। मुझे ये लगता है बस। तो जैसे कि आपने एफटीआई फिर भी से कुछ, पढ़ाई किया है। जैसे इंडिया में कुछ राइटर्स है जिनको हम्म। मैं काफी पसंद, निर्मल वर्मा है, उनको मैं काफी पसंद करता हम्म। हूँ। मनोहर श्याम जोशी है, इनको काफी पसंद हाँ। करता हूँ। तो ऐसे सरल सरल शब्दों की लैंग्वेज मेरे लिए पर्टिकुलरली, वो काफी जो सरल शब्दों में लिखते हैं उनको मैं काफी पसंद करता हूँ। तो हम्म। वैसा। तो जैसे कि एफटीआई में जो प्रोसेस था आपका, तो क्या वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि किस तरीके से एज अ एक्टर आपने वहां पे एक प्रोसेस को बिताया? क्योंकि जैसा आपने हाँ बताया कि हम एक फिल्म के थ्रू वहां पे जाते हैं, और वैसे बिल्कुल और बिल्कुल। मैं ड्रामा स्कूल में होता है तो मेन जो फोकस होता है एक्टिंग करना है, क्राफ्ट के ऊपर काम करते हैं, ये सारी चीजें तो वहाँ पे दिखाने से ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा काम होता है कि देखो कम, पहले सीखो। सीखने की तो अलग प्रोसेस किस तरीके से है वो, अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो शिवा, एफटीआई में तो बहुत ज्यादा फ्रीडम है। हाँ। मतलब आप, वो लोग देते जाएंगे और आपको जैसे लेना है वैसे लो। तो मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने एफटीआई में कैसे लिया, मैं हाँ। ये बता सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी नॉन बैकग्राउंड से था। मतलब कहीं से कहीं तक मुझे इस चीज की समझ नहीं थी कि क्या होता है। सो हम लोग की स्टार्टिंग जो इनिशियली एफटीआई में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज जो स्क्रीनिंग्स होती है, जो हाँ। क्लासिकल फिल्म्स की स्क्रीनिंग होती है,
रॉबर्ट ब्रेसो, फेलिनी, तारकोस्की, कुरोसावा, इन लोगों की जो फिल्म्स हम लोगों को दिखाई जाती है, तो हमें समझ में वो जो वैल्यू है, फिल्म फिल्म की जो वैल्यू है वो समझ में आती है बहुत ज्यादा, कि कितना कहाँ तक जा सकती है फिल्म, हम्म। कितनी डेप्थ हो सकती है, और कितनी छोटी छोटी चीजें हो सकती, बारीकियां हो सकती है। तो वहां से स्टार्ट होता है एफटीआई। हर एफटीआई का स्टूडेंट फिल्म देखने से स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद हम लोगों को हर एक मॉड्यूल्स में अलग अलग, डायरेक्शन मॉड्यूल हो गया, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज का बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि हाउ दीज अदर डिपार्टमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। और हम लोग हम्म। दूसरों की डिप्लोमा फिल्म में एज ए स्पॉट बॉय, तो हर एक डिपार्टमेंट से आप रूबरू हो जाते हो पहली बार। के हम्म। बाद आप अपने एज एन एक्टर, आप एक्टिंग के मॉड्यूल में जब जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें लेने में एक बाहरी क्या कह सकते हैं, एक थर्ड आई आपकी खुली रहती है, कि हम आपको, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग में जो दूसरी चीजें रहती है वो सारी चीजें पता रहती है। तो एज एन हम्म। एक्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर एफटीआई में मतलब बेसिकली बाहर से हम लोगों को फैकल्टीज आते हैं, एनएसडी के हमारे बैच में काफी एनएसडी के फैकल्टीज आए थे। तो फिर वो जो एक्टिंग का क्राफ्ट है वो तो डेफिनेटली वैसा ही है जो शायद आपको भी पता है, जो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता ही होगा, कि हम्म। वॉइस की ट्रेनिंग होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल। होती है, अलग अलग क्राफ्ट पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन माध्यम मैक्सिमम फिल्म से रहता है, जो मीडियम है वो हमेशा हम्म। फिल्म से होता है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि एक समय था हम लोगों को फेलिनी की फिल्म दिखाई जा रही थी, तो सडनली हम्म। माइंड है वो फेलिनी की फिल्म से होता होता निकलने चल गया था। बीच में हमारे के टाइम पे ये क्या कहते हैं, बलराज साहनी की फिल्म हम लोगों ने देखनी चालू करी, हाँ। तो वो ऐसा चेंज होता गया। तो मेरे ख्याल से एफटीआई हम्म। में सबसे अच्छी चीज कि हम लोगों को कभी फिक्स नहीं करते किसी भी चीज के लिए, हम्म। सर आप हमेशा चेंज होते रहिए। जो हम्म। ब्रूसली भी हमेशा कहते हैं कि अगर आपको, इफ आई फिल बी लाइक अ वाटर, कि आपको अगर पानी बॉटल में डालो तो आप पानी की बॉटल, आपको कहीं और डालो तो आप वो बन जाओ। सो सबसे अच्छी चीज एफटीआई में यही है कि आपको कभी फिक्स नहीं करते हैं, तो वहां पे अलाउ होने देते हैं कि आपको, आप चेंज होते रहिए। सो हमारी बीच में भी बात हुई थी, तो मैं वही कह रहा था कि एक्टिंग का क्राफ्ट बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, वो हम्म। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वो चेंज होता रहता है, और आपको चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग होता है, हर स्पेस अलग होती है, टाइम अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है। अभी डेफिनेटली लॉकडाउन आ गया तो कितनी सारी चीजें चेंज होगी। हम्म। तो आप अगर वो सिनारियो आपके क्राफ्ट की अगर रखोगे एज एन एक्टर, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप नहीं हम्म। कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपको चेंज होते रहना चाहिए, ये मुझे ये ऐसा तो लगता है, और एफटीआई में डेफिनेटली दी जाती है ये तो बाय मुझे भी डिफॉल्ट। लगता है कि एज अ एक्टर हमें मतलब किसी चीज को फिक्स नहीं करना चाहिए या फिर एक धारणा नहीं बनानी चाहिए कि यही सब कुछ है इस तरीके से, हाँ, क्योंकि हालांकि उसको अब ब्रेक कर। एक एक पॉइंट आता है जब आप कुछ चीजों को अ, अम, एक अपनी धारणा बना लेते हो कुछ चीजों को, लेकिन वो हमेशा चेंज होने के लिए रहे। धारणा रहनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि धारणा बनानी नहीं चाहिए, धारणा रहनी चाहिए, लेकिन हम्म। इट कैन बी चेंज, वैसा कहना चाहिए, हम्म। वैसा मुझे लगता है। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े भी हैं, जैसे छोटू, गणेश, परमार, प्रीति, प्रीत सिंह, हाँ, प्रीत, और हाँ प्रीत मैंने इनके साथ 2 फिल्म्स की है, हम्म। तो बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। और रोशन है। और तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोग। सविता जी हैं यहाँ पे, प्रिया है, सविता रानी। सविता, तो बस इतना ही है उसमें। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस, काफी लोग जुड़ गए। हाँ, तो ये जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि कभी किसी को अगर एफटीआई देना है और अप्लाई हाँ, करना है, तो उसको किस प्रोसेस में काम करना चाहिए अप्लाई एफटीआई में करने के एंट्रेंस पहले? के लिए हाँ।
हम्म, ये सवाल तो मतलब वही अगेन, इसमें कोई थंब रूल तो है नहीं, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि ये करेंगे तो हो ही जाएगा ऐसा करने से, हाँ लेकिन लेकिन कई सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो एनएसडी भी देते हैं और एफटीआईए भी देते हैं। और कई सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि प्रोसेस तो यही होता है, ऑडिशन होता है और मोनोलॉग्स हाँ पूछते हैं कुछ लोग। लेकिन उन्हें प्रॉपर किस कौन क्या पढ़ना चाहिए, या फिर वहां जाने के पहले और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं इसलिए इसमें कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था जब एफटीआई, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं बस हाँ। सरेंडर हो गया था, क्योंकि उम्मीद लेके नहीं गए थे। तो मैं बस सरेंडर हो गया था कि जो भी करवा रहे हैं, जिस हम्म। इनोसेंट वे में आप वो कर लो। तो हाँ। मैंने तो शायद कुछ भी नहीं पढ़ा था, मुझे डेट भी नहीं याद थी कब एफटीआई का एग्जाम है। वो शाम में झाड़ू लगाते समय मुझे वो क्या कहते हैं वो एनरोलमेंट नंबर दिखा, तो तब मैं गया। मैंने सीरियसली कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। और शायद हिंदी सिनेमा की आप जानकारी जितनी रखो हम्म। और अपने इतना रिलैक्स रखो कि क्योंकि एफटीआई का जो एग्जाम है, यू आर एक्चुअली फेसिंग एन एग्जाम जो आर्ट से रिलेटेड है, जो फिल्म के माध्यम से है। तो हाँ। आपको उसको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल प्रेशर मत लो, जितने खुले दिल से जाओगे, जितना रिलैक्स हम्म। होगे, वो ज्यादा बेहतर है। आपको भले ही कोई नॉलेज ना हो, अगर आपको बहुत कुछ नॉलेज है तो आपको हम्म। इंस्टीट्यूट में जाना, देयर इज नो नीड। जितना आता है उसमें आप बिल्कुल, आपको नहीं आता तो नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं हम्म। है। वहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत मेरे टाइम पे, हाँ। जिन्होंने 50-60 थिएटर प्लेस कर चुके थे, फिल्म्स में काम किया था, वो लोग भी एफटीए का एंट्रेंस एग्जाम देने आए थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। हम्म। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्यादा नॉलेज है तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से नॉलेज भी किसी इंस्टीट्यूट के लिए एक आड़े आ सकता है, क्योंकि इनोसेंस चली जाती है ना, जितना ज्यादा नॉलेज होता है तो इनोसेंस जाती जाती है। तो आपको वो इनोसेंट रहनी चाहिए, जरूरी है। तो आप शायद ज्यादा अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगे और एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ये है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। तो भैया, जो आपकी शुरुआत हुई ये फिल्म की, या फिर इसके पहले आपने कभी थिएटर भी किया था, फिर उसके बाद आपने अप्लाई किया और कहीं से पता चला आपको कि एफटीआई जैसा कुछ होता है, तो थिएटर के माध्यम से पता चला, करते थे, या फिर डायरेक्ट अप्लाई किया आपने। नहीं नहीं, मैंने थिएटर कभी नहीं किया। मतलब अ, ना मेरे घर में कोई भी इस फील्ड से नहीं है, मैं तो इंजीनियर था। और हाँ। अनफॉर्चुनेट मुझे कोई बताने वाला नहीं था, अदरवाइज मैंने 4 साल भोपाल में इंजीनियरिंग की है। तब भी मैं हम्म। भारत भवन आज तक नहीं गया। तो भारत भवन भी नहीं गया था। उसके बाद 3 साल जब जॉब कर रहा था, हम्म। तब इंटरेस्ट तो हमेशा पहले। तो एफटीआई के बारे में बस मुझे पता चला था, और ये बहुत फनी इंसिडेंट है कि हम्म। एफटीआई के बारे में पता था, और मुझे एडिटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हम्म। तो मैं एडिटिंग के लिए ऐसा कुछ एग्जाम हो रहा था, एग्जाम नहीं, एक वर्कशॉप हो रही थी जो एफटीआई के कोई फैकल्टी ले रहे थे पुणे में। तो मैं हाँ। बस वो एडिटिंग की वर्कशॉप के लिए वहां चला गया था, मतलब पुणे। हम्म। तो वहां पे क्योंकि एफटीआई के बहुत लोग आने वाले थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। और वहां पे मैंने उनको, एफटीआई वाले के एक तेजस्वी भाई है, उनको मैंने बोला कि मैं आपको टच छू सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला अरे ये क्या पागल हो गया। मैंने नहीं, मुझे बस क्योंकि बड़े बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है, अजीब से दिख रहे थे, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी ऐसे लोगों को देखा नहीं। तो उन्होंने लेके गया। तो मेरा कभी मतलब शुरुआत मेरी एफटीआई से ही हुई है। इसके पहले मैंने कभी छोटे मोटे जो स्कूल कॉलेज लेवल पे थिएटर वेटर करते थे, थिएटर भी क्या, नाटक स्किट पे करते थे, वही करते थे। उसके अलावा मेरी शुरुआत, इसलिए मैं हमेशा सिनेमा को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। हम्म। तो उसके थ्रू मैं थिएटर में गया हूँ। और थिएटर भी एक फिजिकल, एक थिएटर में शुरुआत हुई मेरी। तो हम्म। वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, हम्म। ऐसा। तो फिजिकल, जैसा आपने कहा, फिजिकल थिएटर करते थे आप, या फिर
वर्बल थिएटर भी किया है आपने? समझ आप समझ पाए? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ फिजिकल थिएटर किया है या फिर वर्बल थिएटर भी कभी ट्राई किया करने के लिए? नहीं। हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अभी प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज? प्रॉपर आ रही है, अभी प्रॉपर आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मेरा सवाल ये है कि आपने हम्म। मतलब सिर्फ फिजिकल थिएटर किया है या फिर आपका कभी रुझान था कि मैं वर्बल थिएटर भी करूं जिसमें बोल सकूं और स्टेज इस तरीके से? नहीं, शुरू एक अधांतर प्ले किया था जो एफटीआई में हम्म। कुथवड़ था। वो तो काफी वर्बल था, ट्रेडिशनल प्ले था। हम्म। किए तो मैंने दोनों तरह के प्ले हैं, लेकिन प्रोसेस का समझ में मुझे फिजिकल थिएटर से ज्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो वो बहुत ही कमाल की प्रोसेस होती है जब आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो। मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि वर्बल थिएटर के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हो, लेकिन जब फिजिकल थिएटर किया तब मुझे समझ में आया कि आपका फिजिकली प्रेजेंट होना और फिजिकली चीजों को अप्रोच करना वर्बल थिएटर में भी कितना उपयोगी हो सकता है। तो हम्म। इसलिए मैं अब वो फिजिकल थिएटर ना हो, भले ही ना हो, जो वर्बल थिएटर रहता है जो आप कह रहे हो, हम्म। लेकिन वहां पे फिजिकल प्रोसेस को मैं लगा ही लेता हूँ कहीं ना कहीं से। तो वो हम्म। मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी माध्यम है। मतलब अगर आपको कहीं थिएटर करना है, तो हम्म। वंस इन अ वाइल एक बार आप फिजिकल थिएटर जरूर करिए। आप तो कितना करते हैं फिजिकल थिएटर? बस क्या वोट कम है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है बार बार। आपकी आवाज मतलब पहले खत्म हो जा रही है और मेरे तक बाद में आ रही है। नहीं, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। अच्छा। अभी जैसे अब क्लियर है शायद। हाँ, अभी क्लियर है, अभी मैं देख पा रहा हूँ। तो हाँ। कभी जैसे इतनी सारी चीजें वहां पे सिखाई जा रही थी और एफटीआईआई में, तो कभी आपका ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एक्टिंग से ज्यादा इंटरेस्ट है, अब तो मैं मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए? तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए? मतलब मुझे समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी जैसे आपने एफटीआई में पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्टिंग के लिए जाते हैं और डायरेक्शन करने लगते हैं, एक्टिंग के लिए जाते हैं और हाँ, एडिटिंग करने लगते हैं। तो कभी हाँ, हाँ, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है? जैसे आपने बोला कि हाँ। एडिटिंग करना आपको पसंद था और आप एक्टिंग के लिए वहां पे अप्लाई किया, तो कभी आपको नहीं लगा कि अरे ये तो मेरे टाइप का काम है, ये मुझे करना चाहिए? इनफैक्ट मुझे लगता है कि एफटीआई में जितने लोग होते हैं उसमें से 80% लोग दूसरे काम में भी इंटरेस्ट रखते हैं एज एन एक्टर, एंड नॉट जो एक्टर्स है वो दूसरे काम में भी इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मेरा हम्म। डायरेक्शन में काफी बहुत ज्यादा हाँ। इंटरेस्ट है। हाँ। तो लिखने में काफी इंटरेस्ट है। तो वो सारी हम्म। चीजें ख्याल से इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एफटीए में जो एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको हम्म। हर चीज, हर पहलू को दिखा के वहां पे चीजें सिखाई जाती हैं, और आपका हम्म। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेफिनेटली जगता है। तो हम्म। बिल्कुल सही बात बोले कि वो आता ही है वो, और आना भी चाहिए। हम्म। और इसीलिए हम लोग हमेशा शायद एक्टिंग एक्टिंग की बात नहीं करते। हम लोग फिल्मों अगर फिल्म को भी एनालाइज करा जाए तो शायद हम लोग फिल्म को भी सिर्फ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। वी कुड सी ब- द frames, we could see the editing pattern, we could see the scripting and everything. तो हम्म। लिए इतने साउंड हो जाते हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट।
हम्म। तो definitely मेरा काफी इंटरेस्ट है डायरेक्शन में। अगर हम्म। मौका मिलता है तो मैं कभी छोड़ता नहीं उस चीज को। डायरेक्शन में बहुत ज्यादा शौक है। और क्योंकि कैमरा में भी शौक है, लेकिन वो बहुत टेक्निकल है, बहुत ज्यादा हम्म। टेक्निकल है। बेसिक लेवल पे आप कर ही लेते हो, एडिटिंग में भी शौक है तो हम्म। वो बेसिक लेवल कर ही सकते हैं। लेकिन हम्म। हाँ, बिल्कुल सही कहा, होता ही है डेफिनेटली। तो कभी जैसे एज अ एक्टर आप किस मेथड को फॉलो करते हैं? किस समझ पा रहे हैं मेरी मेरी बात को? समझ गया, समझ गया। हाँ। मैं बात करता हूँ कि डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें चेंज होती गई। हम्म। लेकिन मुझे सिर्फ दो चीज है मेरे लिए तो। एक तो आपका जो रियाज है, हम्म। अगर नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ग्रोटोस्की की एक जो प्रोसेस है, हम्म। सो कि जो पोलैंड के एक टीचर थे, तो हम्म। उनकी जो प्रोसेस है उसमें हमको ये करवाया जाता है कि एज एन एक्टर आपकी बॉडी के जो सेंसेस हैं वो सारे एक्टिव रहते हैं। लाइक आप जो देख रहे हैं, डिटेलिंग में देख रहे हैं, आप डिटेलिंग में सुन रहे हैं, आपका टच सेंस बहुत एक्टिव हो जाता है, हम्म। आपका टेस्ट सेंस एक्टिव हो जाता है। तो वो एक प्रोसेस है किसी एक्टर की, ताकि आपके पूरे सेंसेस एक्टिव रहे। वो हम्म। डेली रियाज है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए रियाज करना पड़ेगा, आपका डेली रियाज है। तो वो मैं बहुत मानता हूँ किसी भी चीज के लिए। और उसके बाद जो भी, अगर किसी प्रोजेक्ट पे है, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म। लेकिन आप जब सेट पे रहते हैं तो हम्म। आपको, आपने जो भी रियाज किया है, जो भी प्रिपरेशन की है, उसको ध्यान में रखना ही नहीं है। क्योंकि हम्म। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना हम्म। है वो सामने मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड माइजनर, हम्म। दैट इज कॉल्ड माइजनर। कि आपको, क्योंकि आपकी आपकी पूरी बॉडी तैयार है, आपके सारे सेंसेस खुले हुए हैं, सब तैयार है। तो हम्म। आपको जो भी चीज मिलेगी उससे आप बस अफेक्ट होते जाएंगे और अपने आप आपकी चीजें निकलेगी। हम्म। सो दिस प्रोसेस, मतलब अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, मैंने मोटा मोटी ऐसे ही बताया, दिस इज द प्रोसेस आई फॉलो नॉर्मली। तो क्राफ्ट पे कितना बिलीव करते हैं आप कि क्राफ्ट होना चाहिए? कई बार मुझे लगता है कि लोग इतना क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं कि वो कैरिकेचर हो जाता है। तो किस बिल्कुल, हद तक? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्ट की बहुत जरूरत है। हम्म। क्योंकि एक पॉइंट पे टेक्निकल भी होती है, जैसे फिल्म मीडियम में भी और थिएटर में भी। लाइक थिएटर में आपको लाइट कैच करनी पड़ती है, ठीक हम्म। है, आपको वो मार्क पे जाना पड़ता है। फिल्म में भी आपको लाइट कैच करनी पड़ती है, मार्कर पे जाना पड़ता है, लेंस का आइडिया चाहिए, आप हम्म। कितने जोर से कर रहे हो। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, और इट कम्स अंडर क्राफ्ट। हम्म। तो क्राफ्ट नॉलेज, क्राफ्ट का पता होना तो बहुत जरूरी है टेक्निकली। हम्म। लेकिन और अगर एक्टिंग के क्राफ्ट की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तब भी आपको क्राफ्ट की तो नॉलेज जरूरी है। लेकिन आपको परफॉर्म करते समय आप कितना अनलर्न कर सकते हो उस चीज को, वो हम्म। बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस दिखते हैं कैमरे पे या थिएटर पे, क्योंकि वो आपने जो भी प्रोसेस की है, जो भी प्रिपरेशन करी है, वो आपके परफॉर्मेंस में दिखती है। हम्म। तो अगर आप, जैसे इरफान साहब का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने एक काम भी किया है तलवार में, और हम्म। हमारी वर्कशॉप भी एफटीआई में। हम्म। सो उनका वो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब, हम्म। लेकिन उनके परफॉर्मेंस दिखता नहीं है। उन्होंने क्या मेहनत करी है, क्या प्रिपेयर किया है, वो कुछ दिखता नहीं है। हम्म। लेकिन उनको हर एक डायलॉग, हर एक चीज का ग्राफ बनाते हैं, उनकी स्क्रिप्ट में सब चीज खुद ही रहती है, हर चीज। हम्म। उन्होंने, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं, वो उनके दिमाग में नहीं चलता कि मैं अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, हम्म। वो उस मूवमेंट, इसलिए ही इज वेरी फ्री। तो क्राफ्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से भी। लेकिन उसको परफॉर्मेंस में कभी लाना नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस तो उस मूवमेंट का ट्रुथ होता है, हम्म। उस मूवमेंट होता है। तो उसके लिए वहां पे क्राफ्ट की जरूरत नहीं है, व्हेन जब आप परफॉर्म कर रहे हो, हम्म। ये लगता है। आपने जैसे अभी तक इतना काम किया है कैमरे में, कभी आपको लगा हो कि
काम करके कि अच्छा ये तो थोड़ा सुकून भरा काम था, और फिर काफी समय मिला हो काम कर पाने के सुकून लिए? अम, सुकून भरा काम था कि काम नहीं था? सुकून भरा काम कर पाए आप खुद सेटिस्फाइड हो पाए कि चलिए इस पे थोड़ा टाइम मिला और मैं कर पाया। वैसे तो 100% तो नहीं होता है कोई भी काम, क्योंकि हमेशा जब भी डेफिनेटली। हम उसको कुछ समय बाद देखेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो मैं कर सकता था। तो हाँ डेफिनेटली, लेकिन मैं शायद इतना एनालाइज नहीं करता हूँ। जब जब भी परफॉर्म कर दिया उसके बाद मैं उसको देखता नहीं हूँ ज्यादा। हम्म। इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलता कि क्या किया नहीं किया। लेकिन डेफिनेटली जिस जिस भी प्रोजेक्ट के लिए मुझे समय मिला है, हम्म। मतलब समय भी मिला है, और दूसरी बात एक कॉन्फिडेंस मिला है टीम का, छोटी टीम का, हम्म। डायरेक्टर कॉन्फिडेंस मिला है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। जैसे हम्म। प्रीत अभी आप कह रहे थे ना ऑनलाइन, तो उनके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया था। हम लोगों ने हम्म। एक शॉर्ट करी थी ग्रे, जिसमें मैंने गे का कैरेक्टर किया था। हम्म। तो मुझे समय मिला उसको प्रिपेयर करने के। और हम्म। जैसे मैंने अभी कहा कि वो क्राफ्ट के तौर पे प्रिपेयर बहुत कुछ किया, लेकिन जब हम लोग सेट पे रहते थे तब उस मोमेंट का ट्रुथ ढूंढते थे। तो उसमें काफी सेटिस्फेक्शन था मुझे, उसमें काफी सेटिस्फेक्शन था। तो रहता है, बिल्कुल सही बात है कि आपको समय अगर मिलता है और डायरेक्टर से एक्सेप्टेंस मिलता है, टीम से एक्सेप्टेंस मिलता है, तो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन वो है। वो तो है। क्योंकि सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन वही है। एक बड़ा सपोर्ट रहता है कि मैं इस काम को इस तरीके से अपने तरीके से भी दिखा सकता हूँ, या फिर एक चांस जैसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे मैं, एक। जैसे ये अर्नब हाँ। गोस्वामी, आपको पता होगा मैं काफी अर्नब गोस्वामी भी करता हूँ। हाँ। तो इनिशियल डेज पे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी अ, अभी शायद वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आई डू इट। हम्म। और मेरा ऑडिशन भी नहीं लेते उस चीज के लिए, बिकॉज हाँ। दे नो कि ये कर लेगा अच्छे से। तो मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक्टर्स बहुत इनसिक्योर होते हैं, बहुत ही ज्यादा हम्म। इनसिक्योर होते हैं। हम अपने काम को ही इतना जज करते हैं कभी कभी। कोई जज कर रहा है नहीं कर रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम खुद ही जज करने लगते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपको वो कॉन्फिडेंस और सामने से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, हम्म। आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता अपने काम से, कभी भी नहीं होते हैं। तो हम्म। जैसे अर्नब गोस्वामी, मुझे बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे वैसा नहीं है, अगर हमको समय मिल जाता है और डायरेक्टर से एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ये दो चीज लगती है मुझे। हम्म। अ, कभी जैसे कि कहा जाता है मेथड एक्टिंग का कुछ एक्टर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा। तो कैमरे में मेथड एक्टिंग किस तरीके से या फिर क्या प्रोसेस होता होगा उसका? जैसे यहाँ पे थिएटर में तो मैं देखता हूँ कि अगर मेथड का हम्म। इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक ही प्रोसेस में रहेंगे कंटिन्यूअस, कुछ सोचते नहीं है। और क्या फिल्मों में भी इसी तरीके से होता है? क्योंकि उसमें ब्रेक बहुत ज्यादा होता है शूट के समय। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाँ जो मेथड एक्टिंग है वो किस तरीके से हाँ। अप्लाई करते होंगे वहां पे उस प्रोसेस को? देखो, एक मेथड एक्टिंग का तो एक तरीका नहीं, मतलब मेथड एक्टिंग में ये क्या कहा जाता है कि आप वो कैरेक्टर बन जाओ, हाँ। है ना? हाँ। जैसे तो एक एग्जांपल देता हूँ, डेनियल डे लेविस की एक फिल्म है माय लेफ्ट फुट। हम्म। माय लेफ्ट फुट, जिसमें उसका एक एक पैर काम नहीं करता है, लेफ्ट पैर काम नहीं करता है। हम्म। तो उस इंसान ने 6 महीना इस पैर को काम ही नहीं करने दिया। हम्म। मतलब बिफोर द शूट 6 महीना काम ही नहीं करने दिया। हम्म। तो काम करना वैसे ही बंद हो गया उसका, अपने आप ऑटोमेटिकली। हम्म। तो तो अब वो सेट पे भी वैसे ही आ रहा है, वही कर रहा है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है कि कैमरे के सामने वो मेथड एक्टिंग को कैसे लोग अप्लाई करते हैं। अ, पहली बात, मैं खुद भी इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज से कि आप कैरेक्टर बन जाते हो। मैं उस फिलोसफी में आता हूँ कि आप अपने अंदर उस कैरेक्टर को ढूंढते हो। दैट्स इट। हम्म। कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर मुझे महात्मा गांधी का कैरेक्टर करना है, तो मैं हम्म। महात्मा गांधी बनूंगा नहीं, हम्म। अपने अंदर महात्मा गांधी को ढूंढूंगा।
संदीप श्रीधर विल नेवर चेंज एज एन हम्म एक्टर, एज एन एक्टर परफॉर्मर ही विल नेवर चेंज फॉर मी। मैं रहूंगा, हम्म अदरवाइज मैं अपने आप को बहुत बोल दूंगा। तो ये तो उस चीज को तो मैं कभी बिलीव नहीं करता कि मैं कोई कैरेक्टर बन जाऊं। तो हम्म जहां तक मेथड एक्टिंग की है, अगर मैं उस चीज को अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं उस कैरेक्टर की स्टडी करूंगा, और उस कैरेक्टर की लाइफ में जो भी चीज है स्क्रिप्ट के अंदर या स्क्रिप्ट के बाहर, वो सारी चीजें उन सब चीजों का माहौल अपने आसपास क्रिएट करूंगा। समझ रहे हैं? हम्म, ताकि वो हाँ सबकॉन्शियस के साथ रहे, वो कॉन्शियसली कभी हम्म ना रहे, सबकॉन्शियस के साथ रहे। तो जब मैं शूट भी कर रहा हूँ तब वो सबकॉन्शियसली मेरे साथ रहे। हम्म एग्जाम्पल तौर पे जैसे उन्मत्त मैंने एक फिल्म करी थी, मराठी, हाँ एक मराठी फिल्म है उन्मत्त। तो मुझे रात में सोते समय चलने की आदत है, स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं उसको शायद। हाँ, हम्म रात नींद में चलने की आदत है हाँ आदत रहती है। और उसका कैरेक्टर वो था कि वो पैरेलल रियलिटीज पे बहुत बिलीव करता है, पैरेलल रियलिटी की बहुत सारी चीजें करता है। तो मैंने उस समय उस तरीके की किताबें पढ़ना चाहा। हेलो। हेलो, आ रही है हाँ आवाज? हाँ आ रही है। तो वो एक माहौल क्रिएट कर लेता है एक्टर अपने आसपास का। हम्म तो मैंने वो सारी चीजें पढ़नी चालू कर दी और उस तरीके की फिल्म्स देखनी चालू कर दी। इनिशियली थोड़े दिन वो कॉन्शियस माइंड पे रहता है, लेकिन हम्म जब वो कॉन्शियसली आपके अंदर चले जाती है चीजें, तब आपको उसको जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम्म कैमरे की आप जब बात कर रहे थे कि वो तो उसमें बहुत शूट में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी भसड़े रहती है, अरे लाइट इधर से, अरे परंदा इधर से लाओ, अरे बूम है, ये है वो। तो जब आपका एफर्ट दिखना चालू हो जाएगा, जब ये सारी जो आपकी प्रिपरेशन है ना वो बहुत कॉन्शियस लेवल पे है, हम्म जब आप कॉन्शियस लेवल तक उसको प्रिपेयर कर लोगे, इतनी इतनी प्रिपेयर कर लोगे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे है, हम्म तो आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये लगता है। हम्म, समझ आ रही है बात समझ में हाँ कि हाँ मैं क्या समझ कहना समझ चाह रहा हूँ? इसलिए जैसे समझ रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे थे ना, ना जरूरी है, क्राफ्ट बहुत जरूरी है, लेकिन क्राफ्ट 2 दिन में नहीं बनता है। हम्म मतलब वो 20 साल की तपस्या होती है किसी भी चीज के लिए। हम्म तो वो आने के लिए आपको समय उतना देना पड़ेगा। क्राफ्ट बहुत हाँ जरूरी है। वो कभी भी कॉन्शियस लेवल पे अगर रहती है आपके हम्म परफॉर्मेंस में, ठंडा लगता है। वो हम्म सबकॉन्शियसली, जैसे आप मुझसे अभी अगर बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम मेरी लाइफ का 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो बेकार चीजें हुई है, जो ट्रेजेडीज हुई है, वो मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ, राइट? बिल्कुल। वो कहीं भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो साथ में है, क्योंकि हाँ वो सब सबकॉन्शियस है। तो हम्म एक्टर को भी अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए वो जितना आप सबकॉन्शियस लेवल पे रहोगे, उतना ज्यादा आप निखर के, लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग हम्म एज एन एक्टर। वेल सेड संदीप, थैंक यू आलोक भाई। तो या ये तो सही कहा आपने कि एज ए एक्टर हमें किसी भी चीज की इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो ऐसा लगने लगे कि वो हमारा ही नेचर है और परफॉर्म करते समय। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो एक बार ऐसे एक टीवी एक्ट्रेस है, उनसे मैं मेरी बात हो रही थी और जी उन्होंने कहा कि थिएटर एक एक प्लेग्राउंड जैसा है जहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो हाँ। फिल्म होता है और टीवी जो होता है वो एज एज अ हम्म, ऐसा बोल सकते हैं कि परफॉर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कितना भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पे गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन वहां पे फिल्म में या फिर टीवी में ये गलतियां हम कर नहीं सकते हैं। तो इस चीज में कितना सहमत हैं आप समझ पाए मेरी बात? अ, नहीं समझ आया, मतलब मैं थिएटर में आप? उनका कहना अच्छा। ये था कि थिएटर में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी भी गलतियां कर सकते हैं, हम्म। और तो एक वो प्रैक्टिस प्लेग्राउंड जैसा है वो थिएटर। राइट राइट। उनका मानना ये है।
और फिर होता है वहाँ चांसेस कम मिलते हैं, और वो एक परफॉर्मेंस स्टेज जैसा है एक फिल्म। तो इस चीज में कितना सहमत है आप, कितना मानते हैं कि सही है? देखो, थिएटर और फिल्म दोनों अलग माध्यम है, आपको पता ही है, डेफिनेटली दोनों बिल्कुल। अलग माध्यम है। हाँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब प्ले स्टार्ट होता है उसके बाद खत्म ही होता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। हम्म। स्टार्ट के वक्त होता है। फिल्म में या इसमें तो दूसरे टेक, अब डिजिटल हो गया तो 10 तमाम टेक्स ले लेते हो, 10 टेक, 12 टेक, 1000 टेक भी ले सकते हो, देर इज नो पॉइंट। तो हम्म। दोनों प्रोज एंड कॉन्स है डेफिनेटली। एज एन एक्टर मेरे ख्याल से थिएटर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड इसलिए है क्योंकि एक छोटी टीम रहती है आपके साथ, और आप हम्म। लोग डेली दूसरे के साथ काम करते रहते हो। तो आपका आइस ब्रेकिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि जो प्ले हम करते हैं वो एक खेल रहता है हमारे लिए हमेशा। हम्म। तो इसलिए बहुत मजा आता है उसमें। फिल्म का एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट रहता है, वहां पे 100 की यूनिट रहती है। आपको हम्म। आपको नहीं पता रहेगा कि लाइटमैन का नाम क्या है, आपको नहीं हम्म। पता है किसका क्या, कुछ भी नहीं। आप किसी से इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, अनलेस एंड हम्म। अनटिल, अनटिल कि आप किसी भी लेवल पे रहो, किसी को नहीं पता रहता है। आपका हम्म। डायरेक्टर है, आपके को एक्टर है, ज्यादा से ज्यादा कैमरा पर्सन है, और बस इससे अलावा तो वहां पे प्लेग्राउंड नहीं हो पाता है। जो वो बात कर रहे थे जिनसे भी आपकी बात हुई, वो एक खेल का हम्म। मैदान बहुत मुश्किल से हो पाता है। हम्म। कभी कभी सिचुएशन हो सकती है। अगेन आई एम टेकिंग दिस नेम, प्रीत का जो नाम ले रहा था, जो ग्रे हम लोगों ने फिल्म की थी, वो हाँ। प्लेग्राउंड इसलिए हो क्योंकि हम लोग की सिर्फ 7 लोग की टीम थी। हम्म। 7 लोगों की टीम, कैमरा पर्सन था, 2 लाइटमैन थे, एक डायरेक्टर था, एक साउंड वाला था, बस। तो हम लोगों ने वो प्लेग्राउंड बन गया हमारे लिए, तो हम लोग उसमें मजे करने लग गए। हम्म। दैट इज द ओनली डिफरेंस, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज हाँ, प्लेग्राउंड बनाना जरूरी है डेफिनेटली, लेकिन फिल्म के सेट पे बनाना बहुत मुश्किल है। ये ये कह सकता हूँ मैं। तो जैसे कि अब कभी कभी आप ऐसा भी होता होगा कि शूट के दौरान कि अब 8 बजे आपका शूट है और आप वहाँ बिल्कुल पूरा सेटअप के साथ बैठे हुए हैं, और ऐसा बिल्कुल। पूरा मैक्सिमम टाइम, मतलब मुझे, मैंने जो देखा है और सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे तैयार होके अपना शॉट देने के लिए रेडी हैं कि अभी मेरा, और अचानक से उधर आवाज आती है कि अरे वो लाइट फ्यूज है, तो ये बदलना है। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल। सिस्टम है ही नहीं, वो सिस्टम आया नहीं। तो 8 बजे का जो शूट है, आपको फिर बोलेंगे 12 बजे, फिर 3 बजे, कई बार ऐसा होता होगा। तो बिल्कुल। बिल्कुल। उस दौरान एज अ एक्टर क्या करना चाहिए? मूड ब्रेक हो जाता है और स्विंग होने लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वैसा। तो उस दौरान क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? वो जो प्रिपरेशन है वो। यार, कोई एक चीज तो नहीं करता हूँ डेफिनेटली, कोई भी नहीं करता होगा। वो वहीं के माहौल रहता है। अगर कोई अच्छा कोई एक्टर है जिससे बात कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि ये वाली सारी चीजें तो आती रहेगी, मतलब हम्म। ये नेचर है, फिल्म माध्यम का ये नेचर ही है। और हम्म। इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब हाँ। लाइट का होना, लाइट का ना होना, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हम्म। ये आपको बहुत ज्यादा तैयार करते हैं उस मोमेंट के लिए, क्योंकि मोमेंट जब आता है तब आ ही जाता है। तो ये कभी हम्म। डिस्ट्रैक्शन नहीं, कहीं ना कहीं से इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज एन एक्टर कि ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है ये आपको सपोर्ट है। अगर हम्म। ये मेंटेलिटी से जाओगे तो आप फिर बाद में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्रिप नहीं करोगे, आप अच्छे पॉजिटिव वे में रहोगे, नेगेटिविटी नहीं फैलाओगे। हम्म। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपके सपोर्ट है यार। मुझे तो ये लगता है कि 8 बजे का सेट शूट है तो वो 3 बजे हो रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन मतलब एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में भी ऐसी प्रिपरेशन रहनी चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को चैनलाइज कर सको अपने हम्म। अपना। आपका शॉट सिर्फ 30 सेकंड का होगा आपका या नेटवर्क जा एक। रहा हेलो, अभी आ रहा है? है, आवाज आ रही है आपकी, आप प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं थोड़ा। अभी ठीक है? हाँ, अभी अभी ठीक। हम्म। हाँ, तो मुझे ये
है कि यार एज एन एक्टर आपको, और एज अ ह्यूमन बीइंग आई वुड से, नॉट एज एन एक्टर, आपको ये जो डिफिकल्टी है इस माध्यम की, उसको प्रिपेयर हम्म। करने के लिए आपको टेंशन यही रहना चाहिए कि नथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। सब हम्म। चीज आपको सपोर्ट कर रही है उस 5 सेकंड का शॉट देने के लिए। हम्म। तो ये इंटेंशन अगर रहेगा तो फिर आप आपको नींद भी अच्छी आएगी सेट पे, आप लोग बात भी कर पाओगे, आप कुछ अलग चीज सीख पाओगे। तो हम्म। ये होता है। और वो अच्छे बड़े सेट्स पे ये होता है कि मोस्टली कुछ पुराने एक्टर्स रहते हैं, जो हम्म। वेटरन एक्टर्स होते हैं, जिन्होंने काफी थिएटर किया है, जिन्होंने काफी से, तो उनसे स्टोरीज सुनना मुझे बड़ा पसंद है। हम्म। तो वो कभी नसीर साहब की स्टोरी सुनाएंगे, अरे हम लोग नसीर साहब के साथ काम किया था, अरे अरे मिथुन दा के साथ ये जब काम किया था, तो उनके साथ वो स्टोरीज जब शेयर करते हैं, तो मैं तो खुद ही अपनी वैनिटी पे बुला लेता हूँ कि आ जाइए, हम्म। बात करते हैं। तो वो बड़ा मजा आता है। जो मेकअप मेकअप मैन रहते हैं उनके पास बहुत स्टोरीज रहती है। हाँ तो वो मेरे ख्याल तो। से सेट चीज ये रहती है कि आपको स्टोरीज बहुत मिलती है। हाँ, यू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे अभी समझ में आया कि मैं क्या करता हूँ। मैं मेकअप मैन से बहुत ज्यादा करता हूँ, या हम्म। स्पॉट बॉय, क्योंकि वो लोग हम लोगों के तो प्रोफाइल क्या होती है, 10 फिल्म 12 फिल्म, अभी मेरी 10 या 11 फिल्म हुई है। लेकिन ये मेकअप मैन की, इनकी होती 900 फिल्म, 800 फिल्म, इन लोगों की ये एक्सपीरियंस होती है। तो उनसे बहुत कुछ मिलेगा आपको, मतलब आपको चुगलियां भी मिलेगी, आपको अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है, लेकिन आपको बहुत स्टोरीज मिलेगी। कहीं ना कहीं आपका एक बैकअप बनता जाएगा कहानियों का। हम्म। ये तो हम्म, सही बताया आपने। एक जबरदस्त बात है कि उनके पास एक, मुझे लगता है कि किस्सों का एक भंडार होता होगा कि होता है बहुत। हर हर एक दिन का अलग किस्सा होगा। किस तरीके से उन्होंने डेफिनेटली। ट्रीट करता है, कौन कैसी बात करता है, और उनका जी जी रिलेशन जी। कैसा है किसके साथ, किधर से। बिल्कुल। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपने बताया। कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी बात करूंगा। हाँ, तो कोशिश। भैया, बचपन की कुछ मेमोरी है आपकी कि कभी आपको लगा हो कि अरे यार ये तो मुझे दोबारा करना चाहिए, या फिर अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ शैतानियां कुछ याद आती हो तो। ये शैतानी का मुझे बचपन में ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि मैं 3 साल या 4 साल की उम्र से मैं बैडमिंटन खेलता था। हाँ। सो मैंने बैडमिंटन काफी लेवल पे खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो अच्छा। अ, काफी प्रोफेशनल ही रहा है। तो बचपन से शैतानी की है डेफिनेटली, लेकिन वो खतरनाक वाली जो शैतानी रहती है ना, वो कभी नहीं कर पाया। कि आज मैं अपने दोस्तों से सुनता हूँ कि जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक यंग एज पे आते हो, तो आप किस तरीके से लड़कियों वाली शरारतें भी है, मेले में लड़कियों को छेड़ना, वो सारी शरारतें मैंने नहीं करी, हाँ। अनफॉर्चुनेट करी। हाँ, शायद वो मिस करता हूँ कि वो अगर वो अगर फिर से हो गया तो मैं करूंगा, वो छेड़खानी करूंगा। वो वाली हम्म। वो नहीं, मैंने नहीं कर पाया। तो हाँ, तो बैडमिंटन भी रहा हमेशा, मतलब मस्ती मैंने सिर्फ शायद अपने परिवार वालों के साथ करी, और दोस्तों के साथ भी परिवार वालों के साथ ही ज्यादा करी है, दोस्तों के साथ भी कम कम ही मस्ती करी, क्योंकि टाइम नहीं रहता था मेरे पास। बिल्कुल हम्म। टाइम नहीं रहता था। 8 घंटे का स्कूल, 6 या 7 घंटे का स्कूल, दिन का 5-6 घंटे की प्रैक्टिस होती थी बैडमिंटन की एवरी डे। तो वो हम्म। होता था। तो कभी वो मौका नहीं मिल पाया। हम्म। करनी है। ये आप, ये 1 घंटे का स्लॉट ओवर होने वाला है ये, इसका अच्छा। इंस्टाग्राम का 1 घंटे का स्लॉट होता है। तो ओहो। क्या हम दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं? मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ। हाँ। मैं यार चाह रहा इतने था सारे कि लोग आज, किसी को मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम बात ही करते रहे। अ, बहुत लोग जो, उनको भी। हम कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो दोबारा अगर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपके आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, जो भी ठीक है। आपको लगे। तो भैया हम ठीक। दोबारा कनेक्ट करते हैं इसको। ओके ओके। जी।